कभी कभी जब बाजार ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है उस समय निवेशक लालच में पड़ जाते हैं और अपना सारा पैसा उस फंड में डाल देते हैं जो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। एक ही तरह के फंड में बहुत अधिक निवेश होने के कारण एक गलत पोर्टफोलियो का निर्माण हो सकता है। किसी भी गलत अनुमान से भारी नुकसान हो सकता है, इसलिए हमेशा एक संतुलित पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। तो आज हम मनी गुरु में चर्चा करेंगे कि पोर्टफोलियो बनाने में क्या गलती ना करें, और इसी पर बात करने के लिए एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन उसके पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड मार्केट का हाल। म्यूचुअल फंड में निवेशक का रुझान इसी बात से लगाया जा सकता है कि लगातार 70वें महीने में म्यूचुअल फंड इनफ्लो में बढ़त बरकरार रही है और अगस्त में भी 20,000 करोड़ से ज्यादा का इनफ्लो इस बार म्यूचुअल फंड मार्केट में देखने को मिला है। ऐसे बाजार में किस तरह से निवेश करना चाहिए, कहां निवेश करना चाहिए और क्या गलती नहीं करना चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुंदर म्यूचुअल फंड के CEO सुनील सुब्रमण्यम जी जुड़ चुके हैं। सर, थैंक्स अ टर्म फॉर ज्वाइनिंग अस। और सबसे पहले तो जो हम बात कर रहे थे म्यूचुअल फंड में जिस तरह का इनफ्लो देखने को मिल रहा है, अगस्त में बात करें तो इक्विटी मार्केट में जरूर थोड़ा करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन म्यूचुअल फंड के निवेशकों के जो इंटरेस्ट था, जो वहां का सेंटीमेंट था, उस पर ज्यादा कुछ असर देखने को नहीं मिला। आपको कैसा दिखाई दे रहा है ट्रेंड, कहां से इनफ्लो हो रहा है और किस तरफ इनफ्लो देखने को मिल रहा है? बैलेंस्ड में, म्यूचुअल में, या अभी भी लार्ज कैप फंड्स में इंटरेस्ट बना हुआ है निवेशकों का? ऐसी बात नहीं है। आजकल देखिए, अब एक डाइवर्सिफाइड कैटेगरी में पैसा आ रहा है। एक तरफ आपने कहा बैलेंस में ज्यादा पैसा आ रहा है, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो स्पेसिफिक फंड्स जो सेक्टर ओरिएंटेड है, जैसे हमारे खिलाफ हमारे जो पोर्टफोलियो में है एक रूरल इंडिया फंड, क्योंकि वो रूरल कंजम्पशन और रूरल एग्री बेस्ड प्रोडक्ट्स की एक फोकस है उसका, उसमें भी बहुत उम्दा फ्लोज आ रहा है हमारे यहाँ पर। सेम टाइम हमारे यहाँ पर मिड कैप और स्माइल, जो हमारे मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स है, वहां पे भी अच्छे फ्लोज आ रहे हैं। तो आजकल निवेशक खाली एक या दो से लार्ज कैप में खाली नहीं दे रहे हैं, बट ब्रॉड डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपना पैसा अक्रॉस 3 और 4 टाइप्स ऑफ फंड्स। ओके, और ये मंथ ऑन मंथ बढ़ते ही जा रहा है। और इंपॉर्टेंट थिंग इसमें यह है कि ज्यादातर लोग अभी SIP के रूट में, आप मार्च मंथ में देखेंगे और आज देखेंगे तो करीबन 40% राइज है SIP फ्लोस में मंथ ऑन मंथ, मार्च ओवर सितंबर ओवर मार्च। तो ये भी एक अच्छा सिचुएशन है कि लोग धीरे धीरे SIP के रूट में एंटर कर रहे हैं मार्केट में। हाँ, क्लियरली और रुझान दिख रहा है। अगस्त में भी करीब रिकॉर्ड 20,000 करोड़ से ज्यादा का इनफ्लो इस बार म्यूचुअल फंड मार्केट में देखने को मिला है। सुनील जी, जो फंड्स बेट कर रहे हैं इस बार, मैं कहीं पढ़ रही थी कि फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनीज में ज्यादा उनका रुझान देखने को मिल रहा है, और इसमें इसके जो जुलाई AUM था बैंकिंग और फाइनेंशियल की स्पेस की तरफ से, वहां पर भी बढ़त देखने को मिली है। ये जो ड्राइव दिखी है बैंकिंग सेक्टर के स्पेस में, आपका क्या आउटलुक है? आपको किस तरह का ट्रेंड दिखाई दे रहा है? हम तो बहुत पॉजिटिव है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में, क्योंकि इसमें 2-3 चीज है। एक चीज यह है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद जो पैसा बैंकिंग सिस्टम से बाहर था वो पूरा अभी बैंकिंग सिस्टम के अंदर आ गया है। एक तरफ जनधन योजना की अकाउंट्स भी बहुत बढ़ गए हैं और उनकी बैलेंसेस भी बढ़ गए हैं, तो बैंक के पास बहुत लिक्विडिटी जारी है, और इसलिए आप देखें कि सेविंग्स बैंक रेट को सभी बैंक्स कट कर रहे हैं। तो इसमें 2 चीज होते हैं कि बैंक्स को एक तरफ उनकी फंड के कारण कासा बैलेंस जो बढ़ रहा है, उनके कारण उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है। सेकेंड चीज यह है भी है कि अभी जो कंजम्पशन का बूस्ट, लास्ट ईयर का मानसून अच्छा था, फिर पब्लिक सेक्टर में वो पे कमीशन का रिवीजन भी हुआ है, तो इस चीज के कारण डिमांड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑटोमोबाइल्स, इनकी डिमांड पे भी बढ़ते हुए देखेंगे। तो लेंडिंग बुक, रिटेल लेंडिंग बुक भी सभी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बढ़ते हुए देखेंगे। तो ये बैंक्स के लिए ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़िया चीज है। इसके अलावा अब ये बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर स्पेस में देखिए, नए नए तरह की बैंक और फाइनेंस कंपनीज अभी स्टॉक मार्केट में शामिल हो रहे हैं। जैसे आप देखिए कि माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, स्मॉल पेमेंट बैंक्स, राइट, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, ऐसे नए नए जो टाइप ऑफ बैंक्स है वो भी अभी स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के रूप में। थर्ड थिंग इज नॉन बैंक्स में भी आप देखिए तो इसमें एक इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है इंश्योरेंस, जैसे ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने लिस्टिंग कर जाए, अभी देखो HDFC का भी है, रिलायंस का भी है, SBI का भी है, ICICI जनरल इंश्योरेंस का भी है। ये सब लिस्टिंग जो आने वाली है वो एक नई दिशा देंगी, ये इंश्योरेंस सेक्टर का वैल्यूएशन और बढ़त के लिए एक अच्छा बूस्ट होगा। तो ओवरऑल ये फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस जो है ये बहुत बुलिश है, हमें पूरी इंडस्ट्री और हमारी फंड हाउस भी। और क्या PSU बैंकिंग स्पेस को भी लेकर आप इतने ही बुलिश है? क्योंकि वहां पर कंसर्न तो अभी लगातार बना ही हुआ है उसके NPS को लेकर, क्रेडिट ग्रोथ को लेकर।
या तो पीएसयू बैंक्स में बहुत तरह के बैंक है, अच्छे बैंक है, बुरे बैंक है। तो ये एक ओवरऑल पीएसयू बैंक का सेक्टर व्यू हम नहीं ले सकते हैं, इंडिविजुअल बैंक को स्टडी करके। जैसे स्टेट बैंक जैसे बैंक है, पीएनबी, ये सब बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं और दो उनके एनपीए लेवल बढ़ रहे हैं। उनपे क्या है कि एक साउंड ब्रांच नेटवर्क की एक सपोर्ट है और आने वाले दिन में पीएसयू बैंक्स में आज थोड़ा इंटरेस्ट कम होगा इन्वेस्टर्स की ओर, पर 1 साल के बाद या 2 साल के बाद आप देखेंगे जब इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट पिकअप करती है और कॉर्पोरेट लेंडिंग की जरूरत होती है तो पीएसयू बैंक ही मेजर प्लेयर्स होंगे उस सेगमेंट में। तो एक 3 to 5 ईयर आउटलुक अगर रखेंगे तो गुड क्वालिटी पीएसयू बैंक्स भी हम खरीद रहे हैं और वहां पे अच्छा एक वेल्थ क्रिएशन का अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा। शॉर्ट टर्म में थोड़ा एनपीए का प्रेशर रहेगा तो इसमें थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगी। ओके, तो ये राय आती हुई सुनील सुब्रमण्यम की तरफ से ओवरऑल बैंकिंग स्पेस को लेके। लेकिन अगर कुछ और सेक्टर्स की बात करें सर, तो म्यूचुअल फंड और किस किस सेक्टर में बेट कर रहे हैं? अगर एक तरफ तो है बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस तो उनको पसंद आई है, लेकिन कुछ और सेक्टर जो आपको पसंद है? या अभी जो अगले 12 से 18 महीने की आउटलुक अगर रखें तो कंजम्पशन एक बहुत बढ़िया स्पेस है। कंजम्पशन में ऐसी चीज है कि एक कंज्यूमर स्टेपल्स है जो आमतौर से सोप, कोकोनट ऑयल, हेयर ऑयल, बेसिक स्टेपल्स जो कंज्यूम करते हैं, मगर उससे और एक जो रुझान वाला सेक्टर है वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स या उसको कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कह सकते हैं। यानी जो चीज जैसे ही पर्सन का पर कैपिटा इनकम बढ़ता है तो ऐसी चीजों की परचेजेस बढ़ती है। इसमें हम देख सकते हैं एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, 2 व्हीलर्स, गाड़ियां, घर। सो ऐसे जो कंजम्पशन वाली चीज है इस फेस्टिवल सीजन की शुरुआत से, विनायक चतुर्थी की शुरुआत से हम देख रहे हैं कि बहुत डिमांड बढ़ने की एक आशा रख रहे हैं और इसमें ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स ने एक अच्छा एक्सपोजर ले रखा है एक शॉर्ट टर्म नेक्स्ट 12 to 18 मंथ आउटलुक में से। सो कंजम्पशन इज द मोस्ट फेवरेट सेक्टर ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड्स। ओके, तो कंजम्पशन और फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनीज ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो म्यूचुअल फंड स्पेस में म्यूचुअल फंड कंपनीज को पसंद आ रहे हैं। सर, एक और खबर आ रही है कि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है अब उसको भी आधार से लिंक करने की बात की जा रही है। ये जो डिसीजन है, ये जो निर्णय है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं और किस तरह की क्वेरीज आ रही है? अगर क्लाइंट्स की तरफ से बात करें तो किस तरह की क्वेरीज आ रही है प्रोसेस को लेकर आपके पास? वॉल्यूम गया, आई लॉस्ट। तो चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन काफी 2-3 इंपॉर्टेंट बातें थी जो उन्होंने हाईलाइट की। एक तो ये था कि म्यूचुअल फंड में आगे भी ग्रोथ बरकरार रहेगी। बैंकिंग और फाइनेंस स्पेस में काफी एक अच्छा ग्रोथ देखने की उम्मीद है, स्पेशली जो फाइनेंशियल स्पेस है वहां पर काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा अगर पीएसयू बैंकों की बात करें तो आगे आने वाले समय में अगले 3-4 साल की बात करें तो वहां पर भी उस स्पेस के भी आउटलुक को लेकर काफी ज्यादा बुलिश है। और इसके अलावा कंजम्पशन, ये भी उन्होंने एक फ्लेवर दिया जो आगे आने वाले समय में इस पर भी फोकस रहेगा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज का। सुनील जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे संपर्क फिर से जुड़ चुका है। सर, मेरा सवाल था कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को अभी खबर और आ रही है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को आधार से लिंक करने की बात की जा रही है। इस पूरे जो निर्णय है, जो डेवलपमेंट है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं और क्लाइंट्स की तरफ से किस तरह की क्वेरीज आ रही है आपके पास इसके प्रोसेस को लेकर? नहीं, जस्ट दैट ये एक नई चीज है, जैसे केवाईसी, फिर सी केवाईसी, फिर ई केवाईसी, ऐसे फिर फैटका। ऐसे क्या है कि ये इंडस्ट्री को सेबी की ओर से और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ओर से एक प्रॉपर अकाउंटेड मेथोडोलॉजी करने की एक सोच है और उसमें यही है आधार एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। और अगर फ्यूचर में ये आधार अच्छी तरह से अडॉप्ट हो गया तो समझिए कि बाकी कुछ आइडेंटिटी प्रूफ की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आधार फिंगरप्रिंट बेस्ड है। तो ऑटोमेटिकली आपको देखिए थे कुछ सिक्योरिटी एक ये यूनिफाइड केवाईसी नॉर्म जो अक्रॉस द बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड की ओर जाने वाली एक स्टेप है आधार। तो इसमें इनिशियली थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि जो लोगों ने पुराने इन्वेस्टमेंट किए उन्होंने आधार नहीं दिया होगा, अभी उनको आधार देने की एक जरूरत पड़ेगी। तो थोड़े शॉर्ट टर्म में थोड़ी दिक्कत होगी, मगर लॉन्ग टर्म में ये अपनी जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए और ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए एक अच्छी चीज है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज्ड बाकी कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी और सिंपल आधार से सभी काम चल जाएगा। ओके, तो काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग पर काबू करने के लिए ये निर्णय लिया गया है सरकार की तरफ से और 31 दिसंबर ये लास्ट डेट है जिसमें कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को आपको आधार से भी आप लिंक करना पड़ेगा। सर, अक्सर देखा गया है क्योंकि अब जो इन्फ्लो है वो काफी बड़ी तादाद में आ रहा है, काफी सारे नए निवेशक हैं जो जुड़ भी रहे हैं म्यूचुअल फंड से, SIP से।
मेरा सवाल ये था कि अब कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो कि रिस्क डाइवर्सिफाई करने के लिए ढेर सारे फंड्स में भी निवेश कर रहे हैं, और इसका मतलब वो ये निकालते हैं कि वो डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। क्या इतने सारे फंड्स में पैसा लगाना ठीक है? और सही मायने में अगर डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो उसका क्या मतलब होता है, क्या मायना होता है? दो चीजें इसमें कि देखिए 10 से 15 म्यूचुअल फंड स्कीम्स को ओन करना ज्यादा नहीं है, वो ठीक रहेगा, मगर कौन से ऐसे स्कीम आपके पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल उठता है। और इसके लिए मेरे रिकमेंडेशन है उनको कि वो एक एडवाइजर के पास जाए। क्यों? क्योंकि आपको ट्रू डाइवर्सिफिकेशन करना है तो जो अंडरलाइंग स्टॉक्स एक म्यूचुअल फंड खरीद रही है उसमें डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। आपने सेम टाइप की फंड 3-4 खरीद लिया तो अल्टीमेटली आप सेम स्टॉक्स को ओन करने वाले हैं। ठीक है, ट्रू डाइवर्सिफिकेशन के आपके पास एक लार्ज कैप फंड होना चाहिए, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, थोड़ा बहुत एक सेक्टर फंड। अगर आप डिफरेंट तरीके के फंड को चुनते हो और फिर उसको जोड़ते हो तो आपको ट्रू डाइवर्सिफिकेशन मिलेगी। अब ये डाइवर्सिफिकेशन का शब्द जो सब यूज करते हैं कि मेरे को करना है, उसको पहले समझना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि कैपिटल मार्केट थ्योरी में ये कहते हैं कि अगर आप 2-3 डिफरेंट तरीके के फंड्स या स्टॉक्स को खरीदते हैं एक पोर्टफोलियो में तो क्या होता है कि मानते हैं कि एक तरफ रिवॉर्ड होती है, एक तरफ रिस्क होती है। करेक्ट? कि रिस्क क्या होती है कि कभी मार्केट सीजनल होती है, कोई पर्टिकुलर कंपनी तो एक सीजन में अच्छी चलती है, एक सीजन में बुरी चलती है। जैसे आप सोचिए कि छतरी जो मैन्युफैक्चर करती है कंपनी, जब बारिश होती है तो छतरी की सेल्स बढ़ती है और बाकी के टाइम में छतरी की सेल्स गिरती है। एट द सेम टाइम आप आइसक्रीम वाली कंपनी दो तो गर्मी में आइसक्रीम की सेल्स बढ़ेगी मगर बारिश में कम होगी। तो अगर आप दोनों, एक आइसक्रीम वाली कंपनी और एक छतरी वाली कंपनी को आप जोड़ देंगे अपने पोर्टफोलियो में तो आपको थ्रू आउट द ईयर किसी ना किसी कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट की एक मदद आएगी। तो इससे आप महीना लगा सकते हैं कि क्या होता है कि ऐसे सिचुएशन में कि आपको एक स्टेडीनेस मिलती है आपको रिटर्न्स में, एट द सेम टाइम आपका रिस्क, यानी एक तरफ बारिश नहीं हुई तो सेल्स कम हो गई और आपके पोर्टफोलियो में कुछ कमी हो गई, उसका ये कम हो जाता है। तो इसको कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन से आपको रिस्क कम बहुत होता है मगर रिवॉर्ड उतना नहीं कम होता है, तो रिवॉर्ड रिस्क रेशियो इंप्रूव होता है। ये कोर कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। अभी एडवाइजर्स आपको एडवाइस करते हैं कि कैसा फंड्स में आपको करना चाहिए, मगर मेरी सोच में हर किसी व्यक्ति के पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप फंड होना चाहिए, एक मिड कैप फंड, एक स्मॉल कैप फंड और फिर छोटे एलोकेशन में 2-3 सेक्टर फंड जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। ऐसे अगर आप डाइवर्सिफाई करेंगे तो एक टाइम में सभी अच्छे नहीं करेंगे, सभी बुरे नहीं करेंगे, तो आपको ओवरऑल एक वेटेड एवरेज अच्छा रिटर्न मिलने की आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। करेक्ट, और बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया आपने, एक थंब रूल बताया कि लार्ज कैप, एक स्मॉल कैप, एक मिड कैप और कुछ स्पेसिफिक इंफ्रा आपके फंड में होनी चाहिए। अगर 10 से 15 फंड रखना गलत बात नहीं, लेकिन सारे अगर एक ही तरह के फंड आपके पोर्टफोलियो में होंगे तो उससे आपको इतना ज्यादा कुछ फायदा नहीं मिलेगा। तो ये जो थंब रूल अभी सुनील जी की तरफ से बताया गया, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। सर, दूसरी गलती जो अक्सर निवेशक करते हैं, अपने पोर्टफोलियो, अपनी स्कीम्स को रिव्यू करने की जब समय आता है तो कुछ तो निवेशक ऐसे होते हैं जो 10-15 साल बाद एक स्कीम उन्होंने ले लिया, अब उसको 10-15 साल बाद रिव्यू करेंगे, और कुछ निवेशक ऐसे होते हैं कि जल्दी जल्दी रिव्यू करते हैं। तो ऐसे में वो ये बोलते हैं कि हमने जो एक्सपेक्ट किया था उतना रिटर्न हमें नहीं मिला है। और अक्सर ये भी सुनने में आता है कि हम तो सोच रहे थे कि ये फंड एक समय तक तो काफी अच्छा चला लेकिन अब बाद में नुकसान हो गया, 10-15 साल बाद भी हमें उतना प्रॉफिट नहीं मिला। तो स्कीम को अगर रिव्यू करने की बात आती है तो आप क्या सजेस्ट करेंगे निवेशकों को, कितने समय में अपने पॉलिसी, अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए? जनरली मैं कहूंगा कि 5 to 7 इयर्स टाइम फ्रेम एक फंड को रख के फिर रिव्यू करना चाहिए। ये क्यों मैं बता रहा हूं कि अल्टीमेटली मार्केट में इकोनॉमी सेंसिटिविटी स्टॉक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इकोनॉमी अच्छी चलती है तो एक तरह की कंपनियां अच्छी करती है और इकोनॉमी बुरी स्टेटस पे हो तो दूसरी तरह की कंपनियां, डिफेंसिव सेक्टर्स अच्छी करते हैं। तो अगर आप 5 से 7 साल अपना पोर्टफोलियो को रखेंगे तो एक म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस अप साइकिल और डाउन साइकिल में दोनों में कैसा था आपको इवेल्युएट कर पाएंगे। और ये 5 से 7 साल में आप एक देखेंगे तो सिचुएशन ऐसी है कि हमने एक रोलिंग रिटर्न्स की स्टडी करी है। रोलिंग रिटर्न्स माने हर दिन आप 5 साल के इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं, और ज्यादातर म्यूचुअल फंड में आप देखेंगे अगर आपने 5 साल का इन्वेस्टमेंट किया तो कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आई कि आपका पैसा खोना पड़ा,
क्योंकि आप समझ से ना कि 2008 में मार्केट एक हाई में था, फिर 2013 में एकदम गिरावट में था। ऐसी हालत में भी आपने अगर म्यूचुअल फंड में पैसा 5 साल के लिए रखा तो कभी आपको नुकसान नहीं मिला है, ज्यादातर 80 to 90% ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स में। तो मेरे ख्याल में 5 से 7 साल अगर आप रखते हैं तो आपको महीना लगेगा कि ये फंड मैनेजर की क्वालिटी कैसी है, वो डाउन साइकिल और अप साइकिल दोनों में कैसे मैनेज करता है, और अल्टीमेटली वेल्थ क्रिएशन ऑन एन एवरेज कैसे देता है। तो आई थिंक दिस शुड बी अ गुड टाइम फ्रेम इन पीपल्स माइंड टू रिव्यू देयर पोर्टफोलियो 5 to 7 years। ओके, तो हर 5 से 7 साल में अपने जो पोर्टफोलियो है, आपकी जो स्कीम्स हैं, आप उसको रिव्यू करते रहे। सर, तो सवाल हम ले लेते हैं। संतोष कुमार बेहरा का हमें मैसेज आया था और इनकी एज 29 इयर्स है। रिटायरमेंट कॉर्पस ये चाह रहे हैं, इनका जो गोल है ये रिटायरमेंट कॉर्पस 2 करोड़ का अपने पास चाह रहे हैं, और बेटे के एजुकेशन के लिए भी 50 लाख रकम चाह रहे हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट है। और एक और इसी तरह का मैसेज हमें आया गुंजन जी का। इनकी जो उम्र है ये 24 साल की है और ये भी रिटायरमेंट के लिए प्लान करना चाह रही हैं, और ये भी जो रिटायरमेंट कॉर्पस है ये अपने पास 2 करोड़ का रखना चाह रही है। अगर रिटायरमेंट के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो आप क्या सजेस्ट करेंगे जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको, म्यूचुअल फंड निवेशक हैं उनको? देखिए, दोनों इन्वेस्टर्स करीबन 30 के एज के आसपास है। 29 का बताया आपने, करेक्ट। तो ऐसे ब्रैकेट में मेरे ख्याल में उनको पहला चीज है जो उनको SIP के रूट अपनाना चाहिए, फर्स्ट थिंग, क्योंकि लॉन्ग टर्म टाइम उनके हाथ में है और पावर ऑफ कंपाउंडिंग पूरी तरह से उनकी मदद कर सकती है। सेकंड चीज जो उनको मन में रखना चाहिए कि कितना इक्विटी में डाले और कितना फिक्स्ड इनकम डेट में डाले। तो एज की उम्र से देखिए तो एक थंब रूल होता है कि 100 माइनस योर एज आपको इक्विटीज में डालना पड़ेगा। तो जनरली इनका 30 का उम्र है तो 70%, 100 माइनस 30 यानी 70% उनको इक्विटीज में डालना बेहतर होगा। और इक्विटीज के अंदर अगर 70% ऑफ इस पैसा इक्विटीज में डाल रहे हैं, क्योंकि एज उनके हाथ में, उनके साइड में है, मेरी रिकमेंडेशन है कि 50% वो मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स में लगाए, राइट, और बाकी के 50% में 30% लार्ज कैप फंड में लगाए, और बाकी के 20% में वो हर 5-7 साल में जो ग्रोथ सेक्टर्स आगे आती है उसमें स्विच करते जाए। जैसे आप अभी देख रहे हैं तो अगले 5-7 साल में मैंने कहा एक तो अभी कंजम्पशन अच्छी चल रही है, दूसरी बैंकिंग एंड फाइनेंस, मगर एक 5 से 7 साल टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छी सेगमेंट में। तो ऐसे ये 3 सेगमेंट को चुन के उस 20% को शायद 6 ऐसे देखे 18-20% उन्होंने 3 सेक्टर में लगाया, 50% उन्होंने मिड एंड स्मॉल कैप फंड में लगाया और 30% लार्ज कैप में लगा। इनके लिए बेहतर होगा क्योंकि एज उनके साइज में है और SIP का रूट उनके लिए बहुत लाभ दिलवा सकता है। ओके, तो ये राय आती हुई सुनील सर की तरफ से, और काफी अच्छी एज में इन्होंने अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग स्टार्ट कर दी है, और ऐसा ही निवेशकों को अपने लॉन्ग टर्म प्लान बनाने चाहिए। इस बातचीत को और जारी रखेंगे, लेकिन वक्त है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए जी बिजनेस के साथ।